नमस्कार दोस्तों। हमने देखा कि ओशो बचपन से ही किस तरह के सवाल पूछते रहते थे और उनकी नानी उनको कितनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में जीना सिखाती थी। और इसी क्रम में इस वीडियो में अगला किस्सा है उनके बचपन के बारे में, जो कि उन्हीं के प्रवचन का हिंदी ट्रांसलेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जब राजकुमारी डायना की शादी के जुलूस की तस्वीर देख रहा था तो मुझे उसमें घोड़े सबसे सुंदर लगे। उन नाचते हुए घोड़ों को देखकर मुझे अपने घोड़े की याद आई। मेरे पास एक नहीं वरन 4 घोड़े थे। एक घोड़ा तो मेरा अपना था जिस पर और कोई सवार नहीं हो सकता था। मेरे नाना भी नहीं। हाँ, मैं दूसरों के घोड़ों की सवारी करता था। मेरे नाना और नानी का एक एक घोड़ा था। भारतीय गांव में औरतों का घोड़े की सवारी करना कुछ अजीब सा लगता है, किंतु नानी तो विचित्र थी ही। चौथा घोड़ा था भूरा का, जो सदा थोड़े फासले पर मुझे पीछे बंदूक के साथ चलता था। मेरे साथ थोड़े पीछे बंदूक के साथ चलता था। वह अंग्रेज दिखाई देता था इसलिए उसको भूरा कहते थे। मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किंतु बचपन से ही मेरी रक्षा के लिए एक पहरेदार मेरे साथ रहता था। भूरा ने जो खेल आरंभ किया वह आज तक चल रहा है। मेरे पहरेदार या तो मेरे आगे रहते हैं या मेरे पीछे। भूरा का असली नाम भूरा नहीं था। वह बहुत गोरा था और बिल्कुल अंग्रेज दिखाई देता था, इसलिए सब लोग उसको भूरा कहते थे। भूरा को मेरी निगरानी करनी पड़ती थी, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो 2 बार मेरे अपहरण की कोशिश की गई थी। अब मेरी समझ में आता है ऐसा क्यों किया गया था। मेरे नाना जबकि बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उस समय गांव में भी बहुत अमीर माने जाते थे। उस समय भारत में अमीरों के बच्चों का अपहरण करके उनके माँ बाप को डरा धमका करके बच्चों की जान खतरे में फिरौती की रकम मांगी जाती थी। 2 बार मुझे चुराने की कोशिश की गई, लेकिन अपने घोड़े और भूरा के कारण मैं बच गया। मेरे नाना ने भूरा से कहा हुआ था कि खतरे के समय वह हवा में गोली चला सकता है, किंतु जो लोग मुझे चुराने की कोशिश कर रहे हैं उन पर नहीं, क्योंकि ऐसा करना जैन धर्म के विरुद्ध होगा। किंतु मेरी नानी ने भूरा के कान में कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो उन लोगों पर भी गोली चला देना, नहीं तो मैं तुम पर गोली चला दूंगी। वे बहुत अच्छी निशानेबाज थी। उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। नानी का हर काम का ब्यौरा ठीक ठीक होता था और उन्हें जो भी कहना होता था वे सीधे ढंग से कहते। लोग अपनी बात को इतना घुमा फिरा कर कहते हैं कि पता नहीं चलता कि वे कहना क्या चाहते हैं, किंतु नानी की तो हर बात गणित की तरह स्पष्ट होती थी। इसलिए उन्होंने भूरा से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर तुम कभी इस बच्चे के बिना घर आए यह बताने के लिए कि उसको चुरा लिया गया है तो मैं तत्क्षण तुम्हें गोली मार दूंगी। 2 बार मैं अपहरण होने से बच गया। एक बार तो मेरा घोड़ा मुझे घर ले आया और दूसरी बार भूरा को हवा में गोली चलानी पड़ी। अगर ज़रूरत पड़ी थी तो वह अपहरण की कोशिश करने वाले आदमी पर भी गोली चला देता, किंतु उसकी ज़रूरत नहीं हुई और इस प्रकार उसने अपने आप को और मेरे नाना के धर्म को बचा लिया। बड़ी अजीब बात है कि तब से कई बार मेरी जान खतरे में पड़ी है। कई बार मुझे मार डालने की कोशिश की गई है। मैंने तो कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है यह जानकर कि लोग मेरे जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। इससे उन्हें क्या मिलेगा? अगर एक बार भी वे मुझे समझा दें कि इससे उन्हें कुछ लाभ होगा तो मैं अभी इसी क्षण सांस लेना बंद कर दूंगा। एक बार मैंने एक आदमी से पूछा भी कि यह मुझे क्यों मारना चाहते हैं। बाद में वह मेरा सन्यासी बन गया था
उस समय बम्बई के वुडलैंड में मैं अकेला ही अपने कमरे में लोगों को संन्यास देता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि इस समय हम दोनों अकेले हैं, पहले तुम संन्यास ले लो और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो, क्या उद्देश्य था। अगर तुम अपने उद्देश्य के औचित्य को सिद्ध कर दो तो मैं अभी यहीं अपना प्राण दे दूंगा। ऐसा सुनकर वह रोने लगा और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उससे कहा कि यह सब नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे समझाना होगा कि मुझे मार डालने का उद्देश्य क्या था। उसने कहा, मैं क्या बताऊं, बताने को कुछ है ही नहीं। मैं मूर्ख था, मैं सनक गया था। शायद लोगों की इस सनक के कारण ही मुझे जैसे निरीह व्यक्ति पर कई बार हमले हुए और मुझे जहर भी दिया गया। मेरी नानी भी कभी कभी सनक जाती थी, किंतु उनकी झल्लाहट से मैं परेशान नहीं होता था। एक बार मैंने उन्हें अपनी बंदूक निकाल कर नाना के कमरे की ओर जाते देखा, किंतु मैं चुपचाप बैठा रहा, जो काम कर रहा था करता रहा। यह देखकर नानी ने मुझे से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे अपना काम करने दो। नानी ने हंसते हुए कहा, तुम अजीब लड़के हो, मैं तुम्हारे नाना को मारने जा रही हूँ और तुम बैठे हुए ताश के पत्तों का घर बना रहे हो। मैंने कहा, तुम जाओ और उनको मार डालो, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे परेशान मत करो। ऐसा सुनकर मेरी नानी पास बैठ गई और ताश का महल बनाने में मदद करने लगी। परंतु भूरा को उन्होंने इन शब्दों में स्पष्ट आदेश दिया था कि अगर कोई मेरे बच्चे को हाथ भी लगाए तो तुम केवल हवा में गोली नहीं चलाओगे। जैन धर्म का अहिंसा का यह नियम मंदिर तक ही सीमित है। सारा संसार जैन नहीं है, इसलिए बाजार में तो हम वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा दूसरे लोग करते हैं। जब कोई डाकू मेरे बच्चे को चुराने की कोशिश करे तो उससे उसी भाषा में बोलना जो वह समझता है। उस समय जैन धर्म के नियम को भूल जाना। मेरे नाना ने भी जब वह सुना तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और नमोकार का जाप करने लगे। इस पर मैं हंस पड़ा और नानी भी। भूरा केवल मुस्कुरा दिया। सब लोग स्थिति को समझ गए कि नानी सदा की भांति ठीक ही थी। मेरी नानी में सदा ठीक होने का यही गुण था। उसने भूरा से कहा, डाकू तो जैन नहीं है, तो फिर हवा में गोली चलाने से क्या हुआ? नाना की ओर इशारा करके, इनको अपने मंत्र का जाप करने दो। इनको कौन कह रहा है गोली चलाने को? तुम तो जैन नहीं हो। भूरा की तो समामत आ गई। मैं प्रार्थना करने लगा, किसी को कुछ मुझे मालूम नहीं, किसी की मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जैन परमात्मा में विश्वास नहीं करते। मुझे कोई विश्वास सिखाया ही नहीं गया था, किंतु फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, अगर तुम कहीं हो तो इस आदमी की नौकरी ना जाए। उस परिस्थिति में भी मैं यही कह रहा था कि अगर तुम हो। सौभाग्य से भूरा जैन नहीं था, इसलिए उसे मेरी नानी के आदेश को मानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मेरे सब भाई बहन जो लगभग 1 दर्जन हैं, वे सब मेरी माँ को माँ कहते हैं, किंतु अकेला मैं उसे भाभी कहता हूँ। मेरे सब चाचा उसे भाभी कहते थे, जो कि बिल्कुल ठीक था, किंतु मेरा उसे भाभी पुकारने का कारण यह था कि मैं अपनी नानी को अपनी माँ मानता था। बचपन के उन दिनों में नानी को अपनी माँ समझने के बाद मैं किसी और को कैसे अपनी माँ मान सकता था। मैं जानता हूँ कि नानी मेरी माँ नहीं थी, किंतु उन्होंने ही मुझे ममत्व का दुलार दिया। मेरी असली माँ तो मुझसे कुछ दूर रही। मेरी नानी मर गई, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भाभी ही कहता हूँ। मैं उन्हें माँ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कहना एक प्रकार से मेरी नानी के प्रति विश्वासघात होगा। मेरी नानी ने भी कई बार मुझे कहा था कि अपनी माँ को भाभी क्यों कहते हो, उसे माँ कहो। मैं इस बात को टाल देता था। मेरी नानी तो मेरी आत्मा का अंग थी। वे मुझसे बहुत प्रेम करती थी। एक बार जब एक चोर हमारे घर में घुस आया तो वे निहत्थे उसके साथ लड़ी। तब मुझे मालूम हुआ कि वे कितनी भयंकर भी हो सकती हैं।
अगर मैं बीच बचाव ना करता तो वे तो उस बेचारे आदमी को मार ही डालते। मैं रो रहा था और कह रहा था, नानी आप क्या कर रही हो, इसको छोड़ दीजिए। मेरे रोने और कहने पर उन्होंने उस आदमी को छोड़ दिया। वे उसकी छाती पर बैठकर उसके गले को दोनों हाथों से दबा रही थी। थोड़ा सा और दबाती तो बेचारा मर जाता। 2 बार मुझ पर आक्रमण यानी हमला हुआ। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मेरे लिए वह रोमांचक अनुभव था। मेरे चरित्र की विशेषता यही है कि मुझे जोखिम उठाकर या खतरे का सामना करके बहुत मज़ा आता है। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर नाना के जंगलों में घूमा करता था। नाना ने वादा किया था कि वे अपना सब कुछ अपनी वसीयत में मेरे नाम कर देंगे और उन्हें ऐसा किया भी। उन्होंने और किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। उन दिनों कोई मूल्य नहीं था उसका। मूल्य से कोई मतलब नहीं था। उसका सौंदर्य अनुपम था। वे बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी सी झील और गर्मी में पके हुए आम की सुगंध। मैं वहाँ अपने घोड़े पर इतनी बार जाता था कि घोड़ा भी रास्ते को पहचान गया था। अभी भी मैं वैसा ही हूँ। अगर कोई जगह मुझे पसंद ना आए तो मैं दोबारा वहाँ नहीं जाता। मैं मद्रास केवल एक बार गया, फिर दोबारा नहीं, क्योंकि मुझे वह शहर और वहाँ की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है। उस भाषा को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं है। इसलिए मैंने अपने मेज़बान से कहा कि उनके यहाँ ठहरने का मेरा पहला और अंतिम अवसर है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह अंतिम बार है। मैंने कहा कि मुझे मद्रास पसंद ही नहीं है। हाँ, कृष्णमूर्ति का मद्रास पसंद है। वे हर वर्ष वहाँ जाते हैं। उनका जन्म मद्रास के निकट हुआ था और वे हैं भी तमिल। वे मद्रासी हैं, इसलिए उन्हें मद्रास पसंद होना ही चाहिए। किंतु मैं क्यों वहाँ जाऊँ? मैं बहुत जगहों पर घूमता था। मुझे सदा यहाँ वहाँ जाने में बड़ा मज़ा आता था। राजकुमारी डायना के विवाह के जुलूस के घोड़ों को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंग्लैंड में भी ऐसे सुंदर घोड़े हो सकते हैं। उनकी महारानी तो देखने में निपट घरेलू हैं और राजकुमार चार्ल्स भी राजकुमार जैसे दिखाई नहीं देता। से सब मेहमान भी वैसे ही थे। उनका सबसे बड़ा पुरोहित, जिसको दी आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं, अजीब ही दिखाई देता है। मुझे तो केवल वे घोड़े ही अच्छे लगे। कितनी खुशी से वे नाच रहे थे। उनको देखकर ही मुझे अपने घोड़े की याद आई। बचपन के वे दिन मेरे सामने साकार हो उठे। वह सुंदर झील, घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ मैं और वे जंगल। अभी भी मुझे नीम के पेड़ की और आम की तथा मेरे घोड़ों की सुगंध आ रही है। उन दिनों मुझे सुगंध की एलर्जी नहीं थी। अगर थी भी तो उस समय मुझे उसका पता नहीं था। समाधि प्राप्त करने के बाद मुझे इस एलर्जी का पता लगा। मैं अस्तित्व से यही कहता हूँ कि इस एलर्जी को अब दूर कर दो ताकि मैं घोड़ों की सवारी कर सकूँ। वह दिन मेरे और मेरे सन्यासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मेरी एक तस्वीर है जिसमें मैं कश्मीरी घोड़े पर सवार हूँ। सारी दुनिया में इस तस्वीर को प्रकाशित किया जा रहा है। मैं सचमुच सवारी नहीं कर रहा था। मैं तो उस फोटोग्राफर के कहने पर घोड़े पर बैठ गया था। मैं सारा सामान लेकर आया था। मुझे वह आदमी बहुत प्रिय था, इसलिए उसने जो कहा मैंने कर दिया। उसमें मेरी मुस्कुराहट भी नकली है। अगर ऐसी एलर्जी से छुटकारा हो जाए तो मैं बचपन की वैसी ही दुनिया फिर से बना लूँ, किंतु नानी को कहाँ से लाऊंगा? बहुत सारी चीज़ें। मुझे अपने बारे में याद है कि मुझे कहानियाँ पढ़ना अपने नाना से, अपनी नानी से, अपनी दादी से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था और मैंने बहुत कहानियाँ सुनी। नैतिकता से लेके हंसी की, हर चीज़ की कहानियाँ सुनी। लेकिन उन सभी कहानियों में विश्वास था।
कहीं ये नहीं कहा गया कि इन सभी पे प्रश्न करो, नहीं। सबने कहा लड़कियां ऐसे करती हैं। मेरी माँ के अंदर मैंने बहुत अच्छा गणित, बहुत अच्छा मैनेजमेंट देखा है। काम के प्रति। चलिए फिर मिलते हैं उसो के बचपन के एक नए किस्से के साथ।